हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को डिस्कस करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा उदाहरण के साथ, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप 2023 बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को समझाया जाएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा और नोट्स की PDF भी दी जाएगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2023 बोर्ड की और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इन पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि पहला मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है। ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई रासायनिक पदार्थ हो और वही अभिक्रिया करेगा तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी पानी को नींबू हो, ठीक है, आपके पास पानी है, नींबू है, दोनों को आपस में मिलाया और किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। पानी है, चीनी है, दोनों को आपस में मिलाया तो जो पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे बोला जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा और ये है उदाहरण। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस पूरी अभिक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है। ठीक है, पहले परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाता है। और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया से जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समझ लीजिए। ठीक है, इस उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए। देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों अभिकारक हैं क्योंकि ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ये दोनों भाग लिए हुए हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया से जिन नए पदार्थ का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग इन्होंने लिया, ठीक है, तो ये अभिकारक कहला गया। अब इसकी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो ये है उत्पाद और ये है अभिकारक। समझ में आ गया। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, या फिर किसी भी अभिक्रिया का नाम दे देगा और बोलेगा इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके किताब में बहुत ही ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया दी हुई हैं, तो और सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, ठीक है, दो होंगे या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु आपस में जुड़कर यानी रिएक्शन कर कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। समझ में आया। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया आपको तो आप उदाहरण में देखिए। पहला उदाहरण है C+O2 गिव्स CO2। ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया से पहले हमारे पास दो तत्व थे, पहला है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। जब ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही प्रकार का पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही प्रकार का पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित, तो आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई अगर बोले अपघटन अभिक्रिया क्या होती है या फिर कोई बोले वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जिस अभिक्रिया में एकल पदार्थ, एकल का मतलब होता है केवल एक ही पदार्थ, विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जब कोई भी अभिक्रिया में केवल एक ही पदार्थ, ठीक है, केवल एक ही प्रकार का पदार्थ वो विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और कि मैंने बताया आपको कि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से? इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो यह ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है, ऊष्मा के उपस्थिति में इसको कराया जाता है, तो इसीलिए इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो तो उसे अपघटन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है तो आप उदाहरण में देख लीजिए। यहाँ पे दिया है CH
CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार का पदार्थ है, लेकिन जब ऊष्मा के साथ इसका अभिक्रिया कराया गया है तो हमारे पास दो प्रकार का पदार्थ, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो प्रकार का पदार्थ हमें मिला है, तो इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अभिक्रिया से पूर्व हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार का पदार्थ रहेगा, लेकिन जब हम उसका ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, तो इसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला होता है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा होता है विद्युत वियोजन, ठीक है, पहला ऊष्मीय वियोजन और दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि वियोजन अभिक्रिया जो हो रही है वो आग की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, और विद्युत वियोजन मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में संपन्न हो रही है। इतना समझ में आया। अब चलिए दोनों को एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया तो आप लोगों ने जान लिया कि एक ही प्रकार का पदार्थ रहेगा, जब उसे ऊष्मा देंगे, ऊष्मा से अभिक्रिया कराएंगे तो वो दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा या दो से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऊष्मा देने पर, ठीक है, एक तो ऊष्मा देने से संपन्न होगा वियोजन अभिक्रिया और दूसरा विद्युत के उपस्थिति में संपन्न होगा। तो यहाँ पे जो किसी भी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर यानी आग की उपस्थिति में संपन्न हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। जैसा कि आप पहला उदाहरण देख रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोरेट का सिंबल होता है 2KClO3, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोरेट का सिंबल होता है 2KClO3। अब इसका ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो हमें मिला है दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है 2KCl+3O2। ये जो ऊपर का सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि ये गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब हम किसी भी पदार्थ में ऊष्मा देंगे तो कोई ना कोई पदार्थ तो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा ही, तो यही यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यही होता है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं विद्युत वियोजन क्या होता है। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी के उपस्थिति में संपन्न होती है, तो यहाँ पे वही चीज़ आप देख रहे हैं कि विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, जैसे कि उदाहरण आपको बोला जाए लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दोबारा से देखिएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन का जो समीकरण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2NaCl, ठीक है, 2NaCl। NaCl जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पर हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें दो नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, 2Na+Cl2। यहाँ पे मैंने इस सिंबल का भी बताया, मतलब कि ये गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको ज़रूर क्लियर कराया जाएगा आपका डाउट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाएगी और उसकी नोट्स की PDF भी दी जाएगी। और NCERT बुक में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा और उसकी भी PDFs दी जाएगी, ठीक है। तो हर एक तैयारी आपको पूरी की पूरी तैयारी 2023 बोर्ड के लिए
कराई जाएगी। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं उन सभी टॉपिक्स को वीडियो के पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो आप वहाँ पे ज़रूर आइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।